हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का साइंस चैप्टर 9 सजीवों का परिवेश का पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 हम पहले से कर चुके हैं और अच्छे से समझ चुके हैं, तो अब हम करते हैं पार्ट 2। तो आइए समझते हैं, क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? बेटा, हम पिछले पार्ट 1 में हमने उनके आवास और अनुकूलन के बारे में समझा था। आज हम सजीवों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि सजीवों में क्या क्या विशेषताएं मिलती है। तो देखो, सबसे पहले पूछा गया है कि क्या सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो आइए समझते हैं। देखो, अध्याय 1 और अध्याय 2 में हमने जाना कि सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। हमने यह भी सीखा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं और जंतु भोजन के लिए पौधों या अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। ये हम चैप्टर 1 में समझ चुके हैं कि जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन खुद बनाते हैं और जंतु अपने भोजन के लिए या तो पौधों पर या अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। भोजन सजीवों की उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक है। अब देखो, जो जंतु है वो भोजन खाते हैं, तो भोजन खाने से उन्हें उनके शरीर की वृद्धि होती है, उन्हें ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैव प्रक्रम मतलब जो दैनिक कार्य है, शरीर के अंदर जो दैनिक कार्य चल रहे हैं उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा उन्हें भोजन से मिलती है। क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? देखो, सेकंड पॉइंट है वृद्धि। क्या सभी जीवों में वृद्धि दिखाई देती है, मतलब परिलक्षित होना कि सभी जीवों में वृद्धि होती है? क्या 4 वर्ष पुराना कुर्ता आपको अभी भी ठीक आता है? क्या आप अब और नहीं पहन सकते? ऐसा नहीं है, इन वर्षों में आप लंबे हो गए हैं। देखो, क्या वो आपकी वृद्धि हो रही है ना, आपका क्या हो रहा है, शरीर लंबा हो रहा है, तो आप पुराने कपड़े नहीं पहन पाते हैं। इसका आपको अभ्यास भी नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि कल आप छोटे थे और आज अचानक आपकी हाइट 5 फुट बढ़ गई, ऐसा नहीं होता। ये बहुत धीरे धीरे वृद्धि होती है, लेकिन आप हर समय वृद्धि हो रही होती है और कुछ वर्ष बाद आप वयस्क हो जाएंगे। जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि जो कुत्ते के पिल्ले वयस्क होकर बड़े हो जाते हैं, इसी प्रकार जो अंडे हैं वो स्फुटित होकर चूजा या मुर्गी वृद्धि करके मुर्गी या मुर्गा में परिवर्तित हो जाते हैं। अंडा होता है, जब बड़ा हो जाता है तो वो चूजा में और वृद्धि करके मुर्गे में परिवर्तित हो जाता है। देखो, सबसे पहले आप इस तरह से छोटे बच्चे थे, फिर इस तरह से उसके बाद में आप बड़े और वयस्क हो जाएंगे। अगर हम अंडे की बात करते हैं तो पहले अंडा होता है, वो वयस्क होता है, बड़ा होता है, चूजा निकलता है, उसके बाद उसमें से मुर्गी बन जाती है। ठीक है, पौधों भी, अब हमारी ये तो जीव जंतुओं की बात हुई, अब हम बात करते हैं पौधे। क्या पौधे भी वृद्धि करते हैं? पौधे भी वृद्धि करते हैं। अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन कीजिए। इनमें से कुछ पौधे बहुत छोटे नवजात हैं तो कुछ विकसित हो चुके हैं। कुछ पौधे जो बहुत छोटे हैं, बीज से बने हैं, तो वो पौधे क्या होंगे इस तरह का, अगर देखो बीज से बने अभी छोटे होंगे, इनमें ग्रोथ होनी शुरू होगी और धीरे धीरे वो क्या होंगे, बड़े वृक्ष में बन जाते हैं। ये सभी वृद्धि की विभिन्न स्थितियों में हो सकते हैं। कुछ दिन और कुछ सप्ताह के बाद फिर से पौधों को देखें। अब दोबारा देखिए, जब आज आपने देखा उसके महीनों बाद फिर आप देखें तो देखेंगे कि हर पौधा और वृद्धि कर गया। आप देखेंगे कि उनकी लंबाई में वृद्धि हुई है। वृद्धि सभी सजीवों में होती है। तो ये देखो, सजीवों का दूसरा गुण क्या हो गया, वृद्धि। वृद्धि सभी सजीवों में होती है। क्या आप सोच सकते हैं कि निर्जीव वस्तु वृद्धि प्रदर्शित नहीं कर सकती? क्या जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें वृद्धि होती है? तो देखो, जैसे वैसे तो निर्जीव वस्तुओं में वृद्धि नहीं होती, लेकिन जैसे कि अगर पहाड़ की हम बात करते हैं, पहाड़ पे क्या होगा, और मिट्टी आ जाएगी तो उसकी लंबाई और ऊंचाई और बढ़ जाएगी। लेकिन एक्चुअल में निर्जीव वस्तुएं जो होती है, अगर हम उन्हें कहें तो उनकी जो उनमें जो वृद्धि है वो नहीं होती है। ठीक है, लेकिन सजीव वस्तुओं में सभी में वृद्धि होती है। क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ये देखो, सभी अभी वृद्धि आपको बताया गया है, भोजन है ना, और श्वसन है ना। अभी आगे और भी देखेंगे हम। ये है सजीवों के गुण हैं। ये सब क्या है, सजीवों के गुण। तो सभी सजीव श्वसन करते हैं। देखो क्या कहा गया है, क्या हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं? हम सांस लेते हैं, वायु, बाहर की वायु को शरीर के अंदर जाती है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर बाहर की वायु निकल जाती है। सांस लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। देखो, सांस लेना, हम सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर लेते हैं। जब सांस अंदर लेते हैं तो बाहर की वायु हमारे शरीर के अंदर जाती है और जब सांस छोड़ देते हैं तो बाहर की वायु, जो हमारे अंदर की वायु है, वो वायुमंडल में चली जाती है। तो ये क्या है, सांस लेना, जो श्वास लेना है वो श्वसन की एक प्रक्रिया है। श्वसन के अंदर ली गई ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग किया जाता है। श्वसन में जब हम सांस लेते हैं अंदर, तो हमारी कौन सी गैस हमारे शरीर के
अंदर प्रवेश करती है, ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब हम छोड़ते हैं तो वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको पता होगा। देखो, जब ऑक्सीजन जितनी ऑक्सीजन लेते हैं तो उसका कुछ भाग हमारा शरीर अपने दैनिक कार्यों के लिए यूज़ करता है। इस प्रक्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास क्रिया द्वारा निष्कासित कर देते हैं, और जो उसने यूज़ किया, ऑक्सीजन को यूज़ किया और यूज़ करके वो किस में बदल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पहले उसने ऑक्सीजन लिया, वातावरण से क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, उसको अंदर लेके गए हम, और जैसे ही लेके जाते हैं देखो कितना फास्ट प्रोसेस होता है, उसको यूज़ किया जाता है, उसकी कुछ अमाउंट को यूज़ किया जाता है और उसको कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया जाता है और उसे हम रिलीज़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं। गायें, भैंस, कुत्ता, बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य ही की तरह होती है। इनमें से कीजिए कि जंतु को विश्राम की अवस्था में प्रेक्षण कीजिए, उनके अंदर उधर की गति पर ध्यान दीजिए। यह मंद गति उनकी श्वास लेने की क्रिया को दर्शाता है। जब आप वो आराम से लेटे होंगे तब देखना उनका उधर मतलब कि पेट फूलता है, फिर सिकुड़ता है, फूलता है, फिर सिकुड़ता है, तो ये क्या कहलाता है, श्वसन क्रिया है। ठीक है, श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है, इसे बहुत अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी बुक में। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। अब देखो, हमने भोजन भी किया, अभी हमने कहा था कि भोजन बहुत ज़रूरी है, और ये ऑक्सीजन मिलती है, जो हमने ऑक्सीजन ली है ना, यही दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, ऊर्जा। इस बात को आप अंडरलाइन करेंगे कि ऊर्जा सिर्फ ना तो भोजन से मिलेगी और ना ही ऑक्सीजन से, इन दोनों से ही मिलकर क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे तो हमने नाक से सांस ली और नाक से रिलीज कर दी, लेकिन कुछ में गैस सांस लेने का और छोड़ने का अलग अलग तरीका हो सकता है, जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए केंचुआ त्वचा के द्वारा सांस लेता है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल अच्छे से समझना है। केंचुआ आपने देखा होगा इस तरह से होता है। केंचुआ किसके द्वारा सांस लेता है, अपनी त्वचा के द्वारा, अपनी जो स्किन है उसके द्वारा सांस लेता है। हमने पढ़ा मछली में गिल होते हैं। अभी हमने देखा था कि मछली में क्या होते हैं, पिछले पार्ट 1 में हमने समझा था मछली के बारे में अच्छे से। तो मछली में क्या होते हैं, गिल होते हैं, क्लोम जिन्हें कहते हैं, गिल होते हैं, जो क्या करता है, पानी जो है ना, मछली कहाँ रहती है, पानी में, तो पानी के अंदर वो पानी का, देखो पानी क्या होता है, H2O, पानी के अंदर ऑक्सीजन मिली होती है, पहले से पानी के अंदर ऑक्सीजन मिली होती है, तो उस ऑक्सीजन को यूज़ करती है मछली अपने गिल्स के द्वारा। ध्यान से समझो, ये वहाँ पे भी समझाया था मैंने अच्छे बेटा। मछली में गिल होते हैं जिनकी सहायता से वह जल में विलेय ऑक्सीजन मतलब जल के अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसको यूज़ करती है अपने श्वसन के लिए। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? अब ये क्वेश्चन आता है कि पौधे भी श्वसन करते हैं। पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों के द्वारा होता है। हमने वाष्पोत्सर्जन, हमने प्रकाश संश्लेषण समझा था फर्स्ट चैप्टर में बेटा। उसमें क्या था, देखो उसमें क्या कहा गया था कि ये पत्ती है, पत्ती क्या करती है, ऑक्सीजन लेती है, पत्ती क्या करती है, ऑक्सीजन को लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है। ठीक है, अब देखो क्या कहा गया यहाँ पे, समझते हैं हम। देखो, क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? अब देखो, पत्तियां गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः पत्तियों द्वारा करते हैं। जैसे कि हम नाक के द्वारा करते हैं ना, तो ऐसे ही पत्तियों पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके द्वारा पत्तियां क्या करती है, गैसों का आदान प्रदान करती है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती है और ऑक्सीजन का उपयोग करती है और वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती है। तो जो पत्तियां हैं वो क्या करती है, ऑक्सीजन का उपयोग करती है, कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती है श्वसन के दौरान। ठीक है, श्वसन के दौरान है ये, प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं है बेटा। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। देखो यहाँ पे ये दोनों में डिफरेंस समझो, ये है श्वसन की प्रक्रिया और ये है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, यहाँ ये समझना ज़रूरी है। देखो, हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके भोजन बनाते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे केवल दिन के समय में ही भोजन बनाते हैं, जबकि श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में निरंतर चलती है। तो यहाँ एक बात समझो, ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना है। पौधे दिन के समय श्वसन करते हैं और सेम जैसे कि हम करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़। पौधे दिन और रात दोनों ही समय क्या करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया कब होती है, दिन और रात दोनों ही समय में होती है। ठीक है, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन दिन के समय क्या करते हैं, प्रकाश, ये कब होता है, सिर्फ दिन के समय में। दिन के समय में प्रकाश, जब प्रकाश मिलता है, सूर्य का प्रकाश मिलता है, तब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। उस समय वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और श्वसन की क्रिया, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ध्यान से समझना है बेटा, हम इसे और अच्छे से समझ लेंगे अभी। देखो क्या कहा गया है कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके भोजन बनाते हैं।
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया और उन्होंने क्या बनाया, भोजन बनाया। ये प्रोसेस क्या है, प्रकाश संश्लेषण की, तथा ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं और किसको रिलीज कर देते हैं, वो ऑक्सीजन को। जबकि श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों समय होती है। तो ये वाली जो प्रोसेस है जिसमें उन्होंने क्या लिया, ये पत्ती मान लेते हैं हम, ये पत्ती है, ये क्या लिया उन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और ऑक्सीजन छोड़ा, ये है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ठीक है, जो दिन और रात चलती है, जो क्या चलती है, जो चलती है सिर्फ दिन के समय, और श्वसन की जो प्रक्रिया है वो दिन और रात दोनों समय चलती है। भोजन प्रक्रिया, भोजन की बनाने की प्रक्रिया ऑक्सीजन की मात्रा में पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। देखो ये यहाँ पे बस एक बात ध्यान रखो, आप कंफ्यूज हो रहे होगे, यहाँ पे थोड़ा सा मैटर क्या है, कंफ्यूज कर दिया गया है। यहाँ पे क्या कह रहा है, पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं सिर्फ दिन के समय में। ठीक है, अब रात के समय में वो ऑक्सीजन को लेते हैं, सांस जैसे कि सांस लेते हैं ना, वैसे ही नॉर्मल सांस लेते हैं, लेकिन वो दिन में इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं और इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं कि जिससे हम यही कहते हैं कि जो पौधे हैं वो उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। मतलब जितना वो उपयोग नहीं करते उससे ज़्यादा वो रिलीज कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं उससे ज़्यादा। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड। अब ये थर्ड पॉइंट देखो क्या आ गया, उद्दीपन। क्या सभी जीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? जब आप नंगे पैर टहल रहे, अब देखो उद्दीपन क्या होता है, मतलब किसी भी चीज़ के लिए रिएक्शन करना। अगर आपका पैर किसी नुकीली चीज़ पे पड़ता है तो आप झटके से क्या करते हैं, उसको हटा लेते हैं, तो ये क्या है, उद्दीपन। जब आप नंगे पैर टहल रहे हो या आपका पैर अचानक किसी कांटे या नुकीली वस्तु पर पड़ जाए तो आप उस पर किस प्रकार की अनुक्रिया करेंगे, कैसे रिएक्शन करेंगे उस पर? जब आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो क्या अनुभव करता है? अपनी जो सबसे फेवरेट डिश है उसके बारे में सोचो। देखो मेरे मुंह में भी पानी आ गया, तो आपके मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है ना। आप अंधेरे स्थान पर अचानक तेज धूप में आए तो आप क्या देखेंगे, आप स्वतः आंखें कुछ क्षणों के लिए बंद हो जाती हैं जब तक कि वे तेज प्रकाश के अभ्यस्त नहीं हो जाती। आपका प्रिय व्यंजन तेज प्रकाश और कांटा उपयुक्त स्थितियों में बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के उदाहरण है। जब बाह्य वातावरण में कुछ परिवर्तन होता है तो हमारा शरीर उसके लिए अनुक्रिया करता है, उसके लिए रिएक्शन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। तो देखो क्या कहा गया है कि बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के कुछ उदाहरण हैं। इन सभी प्रकार के परिवर्तनों में अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। क्या दूसरे जंतु भी उद्दीपन या अनुक्रिया करते हैं? खाना खाते समय जंतु के व्यवहार को ध्यान से देखिए। क्या वो भोजन को देखते ही अचानक अधिक चैतन्य नहीं हो जाते? जैसे उनको सामने भोजन दिखता है वो फटाफट भाग कर आते हैं ना। क्या चिड़िया की और कदम बढ़ाते हैं तो वह क्या करते हैं, जब आप देखते हैं चिड़िया उसके पास जा रहे तो फटाफट उड़ जाते हैं आपको देखते ही ना। जब जंगली जानवरों के प्रति तीव्र प्रकाश डालते हैं तो वे भाग जाते हैं। इसी प्रकार यदि रात्रि में रसोई में बल्ब प्रदीप्त करते हैं, अगर रात को आपने बल्ब जलाया रसोई में तो क्या होगा, कॉकरोच होते हैं रसोइयों में तो वो क्या करेंगे, फटाफट भाग जाते हैं। कॉकरोच अचानक अपने छिपने के स्थान में भाग जाते हैं। क्या आप जंतुओं के उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? क्या कोई और ऐसा उदाहरण दीजिए जब जहाँ पे कोई उद्दीपन हुआ हो? जैसे कि देखो आप किचन में गए रात को, अगर कोई कॉकरोच है तो जैसे ही लाइट जलाया तो कॉकरोच क्या करता है, लाइट में नहीं रह सकता, वो अंधेरे में रह सकता, तो फटाफट वो अंधेरे की तरफ भाग जाता है। क्या पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दिखाते हैं? अब हम ये तो हमने जीवों में पढ़ लिया कि जो जीव जंतु है उनमें किस तरह के उद्दीपन होते हैं। क्या पौधे भी, जीवों के या पौधे भी ये इस प्रकार की उद्दीपन की क्रिया दिखाते हैं? कुछ पौधों के पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं, तो देखो ये उद्दीपन है, जैसे अंधेरा होगा उनके पुष्प खुल जाएंगे। कुछ पौधों के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। कुछ पौधों के कुछ के रात्रि में खुले, कुछ के शाम को क्या हो गए, बंद हो गए। जैसे कि छुई मुई का गुल मेहंदी, ये पौधे को जैसे ही टच किया जाता है, पौधे की पत्तियों को छूने पर उसकी पत्तियां मुरझा जाती है, सिकुड़ जाती है। जैसे कि इस तरह से पत्तियां हैं, जैसे उसको टच कर देंगे वो इस तरह से हो जाती है, सिकुड़ गई। ये भी क्या है, उद्दीपन हुआ। यह पौधों में उद्दीपन की प्रक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। अब देखते हैं क्रियाकलाप नंबर 4 देखते हैं। एक कमरे की खिड़की में जिसमें दिन के समय धूप या सूर्य का प्रकाश आता हो, उस एक पौधे को, जैसे कि देखो आपने क्या किया, यहाँ पे एक कमरे करना क्या, देखो आपको एक कमरे में एक पौधा रखना है जहाँ पे एक तरफ से सूर्य का प्रकाश आता हो, तो वहाँ पे गमला रख देना है जहाँ से सूर्य का प्रकाश आता हो। कुछ दिनों बाद पौधे को नियमित जल दें। क्या यह पौधा खुले स्थान पर रखे पौधे की तरह सीधा खड़ा वृद्धि करता है या थोड़ा सीधा वृद्धि नहीं करता? देखो क्या, यहाँ समझो, यहाँ पे एक पौधा रखा और यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो क्या होगा, पौधा धीरे धीरे सूर्य की तरफ मुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से प्रकाश आ रहा है तो ये क्या करेगा, इस तरफ मुड़ जाएगा। तो ये क्या दिखा रहा है, उद्दीपन की क्रिया दिखा रहा है। सभी सजीव वस्तुओं को अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के लिए अनुक्रिया दर्शाती है। अब हम देखते हैं सजीवों में उद्दीपन। सभी सजीव भोजन करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करते, मतलब कुछ खा लेते हैं और कुछ क्या रहता है, पच जाता है, या संपूर्ण उसका प्रयोग नहीं करते हैं। आहार का केवल कुछ भाग ही जीव अपने शरीर का उपयोग करने आता है। भोजन के बचे हुए भाग
शेष भाग का क्या होता है? अब मानो खाना खाया, खाना खा के हमने क्या किया, पच गया, जो बच गया भोजन उसका क्या होता है, शरीर से बाहर निकालना होता है। जंतु क्या करते हैं, उसे जो अपचा भोजन है या जो अवशिष्ट पदार्थ है उसे शरीर से बाहर निकालता है, और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। वे इसे अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। तो सजीवों के द्वारा जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं उस प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। क्या पौधों में भी उत्सर्जन होता है? देखो अब यहाँ पे हमारे लिए तो विभिन्न प्रकार का हम मल निष्कासित करते हैं, हम यूरिन को निष्कासित करते हैं, लेकिन क्या पौधों में भी जो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है? हाँ, पौधों में भी उत्सर्जन करते हैं, परंतु इस प्रक्रम का ढंग कुछ अलग होता है। पौधों में कुछ हानिकारक या कुछ विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं। कुछ पौधों में यह अपशिष्ट पदार्थ के रूप में विशेष भागों से संग्रहित किए जाते हैं जिससे कि पौधे को हानि नहीं पहुंचे, और कुछ में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्राव के रूप में होता है, मतलब कुछ में बूंदों के रूप में जैसे पानी निकलता है इस तरह से निकल जाता है, और कुछ में इसके लिए विशिष्ट भाग पाए जाते हैं। उत्सर्जन सभी सजीवों का दूसरा सामान्य लक्षण है। ठीक है, अब हमने ये भी पढ़ लिया सजीवों में उत्सर्जन होता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, क्या सभी सजीव जो है प्रजनन करते हैं? प्रजनन का मतलब है कि अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करना। सजीवों का ये गुण है कि उनमें प्रजनन क्षमता पाई जाती है, अपने जैसे नए जीवों को बनाना। क्या आपने कभी कबूतर या किसी पक्षी की नीड देखे हैं? कभी कबूतर देखा है या पक्षी का घोंसला देखा है? नीड में अंडे होते हैं, कुछ अंडे प्रस्फुटित होते हैं और नए छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। देखो ये अंडे हैं, प्रस्फुटित होकर इन्होंने अंडों को बड़े कबूतर को जन्म दिया। जंतु प्रजनन द्वारा, यहाँ ध्यान से समझिएगा, जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं, कुछ जंतु शिशु निकलते हैं और कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं। देखो क्या कहा गया है, ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट है कि प्रजनन की क्षमता सभी सजीवों में पाई जाती है। अपने जैसे जीवों को बनाना ये क्या है, सजीवों का विशेष गुण है। ठीक है, अब कुछ जीव जो है, जो जंतु है वो अंडे देते हैं और क्या करते हैं, उनमें से शिशु निकलते हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल देखा। और कुछ है जीव ऐसे भी है, जंतु ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, शिशु को जन्म देते हैं। ठीक है, जैसे कि गाय भैंसे क्या करते हैं, ये सब क्या करते हैं, शिशु को जन्म देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या पौधे भी प्रजनन करते हैं? जंतुओं की तरह पौधों में भी प्रजनन के विभिन्न विभिन्न तरीके हैं। बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। बीज लगा देते हैं, जैसे ये बीज लगाया, मिट्टी में ग्रो किया और नया पौधा बन गया। पौधे बीज उत्पादित करते हैं, हम उन्हें अंकुरित करके नए पौधे उगा सकते हैं। कुछ पौधों के बीज के अतिरिक्त कायिक भागों द्वारा भी नए पौधों का उत्पन्न होता है। उदाहरण है आलू की कलिका वाले भाग से नया पौधा बन जाता है। अब देखो कुछ ने तो क्या बनाया, बीज हमने मिट्टी में बोया और नया पौधा लगा। अब जैसे कि आलू को आप काट कर उसका जो आँख सी होती है ना, यहाँ से इस तरह का काट कर अगर आप उसको अलग जगह लगा दोगे तो उससे भी नया आलू बन जाएगा। तो उसके कायिक भाग मतलब उसके पेड़, उसकी जो पत्ती है, तना है, जड़ है, यहाँ से क्या होता है, इसको अगर काट कर लगा दिया जाए तो नया पौधा उग जाता है। ठीक है, पौधे की कलम द्वारा, पौधे का जो कलम होती है उसको भी काटकर हम नए पौधे लगा सकते हैं। अब देखो क्रियाकलाप नंबर 5 दिया गया है यहाँ पे कि गुलाब और मेहंदी की धड़ कलम लीजिए, इसे मिट्टी में लगाइए, नियमित रूप से जल दीजिए। अब कुछ दिनों बाद आप क्या देखते हैं, कमल में से पौधा बनाना सरल कार्य नहीं है। यह आपकी कमल में वृद्धि नहीं हुई है तो निराश न हो। आप क्या करें, गुलाब की कमल मतलब उसके जो ये होती है ना, शाखा सी होती है, उसको काट कर अगर लगाएंगे और उसका ध्यान रखेंगे तो नया पौधा बन सकता है। ठीक है, यदि संभव हो तो एक माली से बात करके कलम से पौधे बनाने के अंतराल में की जाने वाली देखभाल का ध्यान रखें कि किस तरह उसकी देखभाल करनी है। अब यहाँ से देखते हैं, सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न सजीवों में प्रजनन विधियाँ भिन्न भिन्न हो सकती है। प्रजनन की जो विधि है वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है, अब हमने प्रजनन के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं गति के बारे में। ठीक है, हमने जंतुओं में गति के विभिन्न तरीकों की चर्चा की। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तथा उनके शरीर में अन्य प्रकार की गतियां भी दिखाई देती हैं। ठीक है, देखो गति तो आपको पता है कि सभी सजीवों में गतियां होती है, लेकिन क्या पौधे भी गति करते हैं? ये बात पे कभी विचार किया आपने? क्या वे अपनी गति करते हैं? आपने यहाँ पे पौधा ग्रो किया, कुछ दिनों बाद वो यहाँ पहुँच गया, कुछ दिनों बाद वो यहाँ पहुँच गया, क्या ऐसा होता है? पौधे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं, परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे कि जल, खनिज, संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में समाहित होते हैं। मतलब देखो पौधा इस तरह से तो गति नहीं करता, लेकिन पौधे के अंदर खनिज पदार्थों, जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक आना और यहाँ से लेके यहाँ तक जाना, इस तरह की गति पौधे के अंदर होती रहती है। क्या आपने पौधों में अन्य प्रकार की गति देखी है? पुष्पों का खिलना, बंद होना, क्या यह आप इसको याद कर सकते हैं कि देखो ये भी क्या है, एक उद्दीपन है, लेकिन गति तो हुई ना। गति का मतलब मूवमेंट होना कोई भी ना।
कुछ निर्जीव वस्तुओं की भी गति करते हुए देखा होगा आपने। कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी, हम ये नहीं कह सकते कि सजीव वस्तुएं ही गति करती हैं, निर्जीव वस्तुएं भी गति कर सकती हैं। जैसे कि देखो विभिन्न प्रकार के सजीव, देखो निर्जीव वस्तुएं भी गति कर सकती है, जैसे कि बस, कार, कागज का टुकड़ा, बादल, ये सब क्या है, निर्जीव है, लेकिन ये गति कर सकती है ना। गाड़ी का इंजन ऑन करो, गाड़ी चल पड़ी है ना, बट ये नहीं है, गाड़ी खुद नहीं चल रही, हम उसे चला रहे हैं। क्या इसकी गति सजीवों की गति से भिन्न है? बिल्कुल भिन्न है बेटा। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीव हैं, उन सभी के कुछ लक्षण एक समान होते हैं, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। हमने अनुकूलन और ये सब पढ़ा है पिछले पार्ट 1 में बेटा। तो अब हम बात करते हैं जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, मृत्यु सजीवों के लिए सामान्य लक्षण। अब लास्ट में बात करते हैं मृत्यु, मतलब जो जीव जीवित है ना वो एक दिन मरेगा ही मरेगा, उसकी डेथ होनी है। चूंकि जीव की मृत्यु होती है, इसीलिए सजीवों की प्रजातियां हजारों वर्ष तक अस्तित्व में रह सकती है। मतलब एक से दूसरे प्रजनन की क्षमता होती है ना इसके अंदर। प्रजनन के कारण क्या होता है, एक जीव से जैसे दूसरे जीव बन गया और उसके बाद में क्या होगा, पहले वाले की डेथ हो जाएगी। जबकि वे प्रजनन कर सकते तो समान संतान उत्पन्न कर सकते हैं। एक अकेला जीव प्रजनन के बिना भी मर सकता है, परंतु सजीव की प्रजातियां अस्तित्व में रहती हैं जब तक उसके सदस्यों में प्रजनन होता रहता है। अब हम देखते हैं लास्ट थोड़ा सा हमारा चैप्टर बचा है। हमने देखा, यहाँ से ध्यान से सुनिए, हमने देखा सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशेष लक्षण के समान रूप में दिखाई देते हैं, जैसे कि उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, उनमें श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति, वृद्धि और मृत्यु। ये सब लक्षण क्या है, ये सजीवों के लक्षण है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या हम कुछ ऐसी निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं जिनमें इन लक्षणों के बारे में हमें कुछ लक्षण दिखाई दे, जैसे कि कार, साइकिल, घड़ी, नदी का जल गति तो करते हैं, आकाश में चंद्रमा गति करता है, हमने देखे बादल भी आकार में भी वृद्धि करते हैं और इधर उधर जाते भी हैं। तो क्या इन्हें हम सजीव कह सकते हैं? हमने स्वयं प्रश्न करना होगा कि ये सजीवों में होंगे, क्या लक्षण हैं ये सजीवों के? सामान्यतः सजीवों में वे सभी लक्षण आते हैं जिनकी चर्चा हमने की है, परंतु निर्जीव वस्तुओं में वे सभी लक्षण एक साथ नहीं दिखाई देते। मतलब अगर बादल का आकार बढ़ गया या बादल हवा से उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया तो वो एक्चुअल में गति नहीं होगी। क्या यह हमेशा सत्य है कि हमें सभी सजीवों के सभी लक्षण जिनमें हमने चर्चा किया निश्चित रूप में दिखाई दें? क्या हमें निर्जीवों में वे सभी लक्षण कभी एक साथ नहीं दिखाई देंगे? उन मात्रा में कुछ लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि गति दिखाई देगी, गाड़ी चल रही है, बट एक्चुअली वो निर्जीव है ना। इस विषय में और अच्छे प्रकार से समझने के लिए एक बीज के विषय में विचार कीजिए। कुछ विशिष्ट उदाहरण भी देखिए। उदाहरणतः मूंग के बीज के बारे में क्या होता है, यह मूंग का बीज है वो जीवित होता है, लेकिन देखो उसे रखा हुआ है वो जीवित नहीं है, लेकिन क्या है, यह एक दुकान या भंडार में महीनों तक रहता है, इसमें कोई वृद्धि नहीं होती है। जीवन के कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई नहीं देते और कुछ भी नहीं दिखाई देता। एक बीज हमें क्या दिखाई देता है, निर्जीव जैसा दिखाई देता है। परंतु जब हम बीजों को मिट्टी में बोकर जल से सींचते हैं तो वह पौधा बन जाता है। क्या महीनों बाद दुकान में रखे बीज की भोजन की आवश्यकता थी? इसमें उत्सर्जन, वृद्धि और प्रजनन हुआ था। हमने देखा कुछ ऐसे भी उदाहरण जब सरलता से नहीं कह सकते कि उनमें सजीवों के लक्षण हैं या जीवित कहा जाए। देखो यहाँ इतना बात समझो, अब बीज था, बीज एक्चुअल में तो जीवित है, उसके अंदर इतना फूड पहले ही रखा हुआ है, वो अपने अंदर स्टोर करके रखता है, जैसे उसे अनुकूलित वातावरण मिलता है तो वो ग्रो कर जाता है। ठीक है, यहाँ ये बात समझो कि बीज क्या है, सजीव है, लेकिन उसको महीनों तक उसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो अपने आप को एज ए निर्जीव मतलब स्टोर, अपना फूड स्टोर करके रख सकता है। जैसे ही उसे मतलब कि उसको मिट्टी मिलती है और अच्छा पानी मिलता है तो वो ग्रो कर जाता है। अब यहाँ पे एक तो फिर क्वेश्चन, भाई यहाँ पे दिक्कत है ना, सजीव और निर्जीव, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या सजीव है क्या निर्जीव है। तो एक्चुअल में जीवन है क्या? गेहूं की बोरी में हाथ डालिए, क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होगा? गेहूं की बोरी में गर्मी होती है, यह बीजों के शोषण के कारण हुई है। देखो अब बीज रखे हैं तो बीज आपस में धीरे धीरे क्या करे, शोषण करे, तो उसकी वजह से क्या हो रही है, वो गर्मी हो गई है, और ये गर्मी किसकी वजह से है, शोषण के कारण। ठीक है, आगे देखो क्या है? हमने देखा बीजों में शोषण की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जब वह जैव प्रक्रम उतने बाकी के काम उतने, देखो उत्सर्जन का काम, गति, ये बाकी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन शोषण की क्रिया उसमें धीरे धीरे चल रही है। संभवतः हमारे प्रश्न आखिर जीवन क्या है का उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता, परंतु अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अचानक मुंह से निकल जाता है कि जीवन कितना सुंदर है। मतलब हम एकदम सोचते हैं, देखो बीज क्या है, एक्चुअल में जीवित चीज़ है, बट उसने क्या कर रखा है, अपने आप को कवर कर रखा है, बंद कर रखा है अपने आप को, जैसे ही अच्छा वातावरण मिलता है वो ग्रो कर जाता है।
तो यहाँ कुछ मुख्य शब्द दिए गए हैं, अनुकूलन, जलीय आवास, जैव घटक, उत्सर्जन, सजीव, निर्जीव, प्रजनन, ये सब बहुत अच्छे से समझाया जा चुका है। अब हम सारांश देखते हैं। सारांश हर चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी स्थान का परिवेश, पौधे, जंतु व अन्य जीव रहते हैं उसे हम आवास कहते हैं। जहाँ पे भी जो जीव रहते हैं उसे हम आवास कहते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधे, जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं। मतलब वहाँ पे कुत्ता भी रह सकता है, बिल्ली भी रह सकता है और कबूतर भी रह सकता है। मतलब हर एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। पौधे और जीवों की विशिष्ट लक्षण, स्वभाव जो एक आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं उन्हें अनुकूलन कहते हैं। मतलब पौधे और जीवों का ऐसा गुण को या ऐसी विशेषता को जो उन्हें उनके आवास में रहने योग्य बनाता है उसे अनुकूलन कहते हैं। आवास अनेक प्रकार के हो सकते हैं, स्थलीय आवास और जलीय आवास। विभिन्न आवास में जीवों की विविधताएं होती है, अलग अलग जीव मिलते हैं। एक ही जैसे जलीय आवास है तो बहुत सारी मछलियाँ, केकड़ा, ऑक्टोपस, बहुत सारे जीव मिलेंगे। पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक है। पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव क्या है? जैव घटक हैं, जबकि मिट्टी, चट्टान, वायु, प्रकाश, ताप ये सब क्या है? अजैव घटक। सजीव वस्तुओं के कुछ सामान्य लक्षण इंपॉर्टेंट, इन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, वे श्वसन, उत्सर्जन, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, वृद्धि और गति करते हैं। ये सजीवों के विशिष्ट लक्षण हैं। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो आइए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आवास किसे कहते हैं? आवास का अर्थ वास अथवा स्थान, किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। अपने भोजन, वायु, शरण अथवा अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त अवस्था में रह सकते हैं। देखो ध्यान से समझो कि आवास क्या है कि ऐसा स्थान जहाँ पे जीव रहता है उसे हम उसका आवास कहते हैं। इजी लैंग्वेज में ये हो गया कि जहाँ पे जीव रहता है वो उसका आवास हो सकता है। और रहेगा क्यों? भोजन के लिए, वायु के लिए, शरण के लिए, अन्य आवश्यकताओं के लिए जो जीव हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और संयुक्त रूप में रहते हैं। अगर आप चाहें तो इतना आंसर भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। कैक्टस के मरुस्थलीय जीवन यापन के प्रति अनुकूलित किस प्रकार अनुकूलित है? देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो कैक्टस है वो मरुस्थल में, रेगिस्तान में रहने के लिए उससे अपने अपने अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं वो हमें बताने हैं। तो देखो मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम निष्कासित करते हैं, जल की मात्रा को। देखो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया कि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, कैक्टस होते हैं, वो अपने अंदर से, देखो वहाँ पे तो पानी पहले ही कम है ना, तो वो पानी को कम ही बाहर निकालेंगे, चाहे स्वेटिंग के पसीना भी नहीं आता उनको, और साथ में क्या है अपने अंदर से वो जल की जो मात्रा है उसको बहुत कम मात्रा में निकालते हैं। कैक्टस की पत्तियां कांटों का रूप ले लेती है, इससे पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन से जल का ह्रास में कमी आ जाती है। अब इसके लिए क्या करते हैं, देखो पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन द्वारा बूंदों के रूप में जल निकलता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पत्तियां ही कांटों में परिवर्तित हो गई। जब पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो गई तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया ही नहीं हुई। कैक्टस का तना मोटा और एक मोमी परत से ढक जाता है, जिससे पौधों में जल संरक्षण की सहायता मिलती है। पत्तियों का पौधा, जो कैक्टस का पौधा है ना, वो ही मोटा हो जाता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मोटा हो जाता है और उसमें एक मोमी की कवर सी चढ़ जाती है, मोम की कवर जैसे थे ना, मोम की परत सी चढ़ जाती है, जिससे कि क्या हो, जल का हानि ना हो सके। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें मिट्टी में गहराई तक चली जाती है। इनकी जड़ें क्या होती है, नीचे गहराई तक चली जाती है कि मिट्टी के अंदर जो पानी है, नीचे जो पानी है उसको अवशोषित कर सके, ठीक है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। देखो क्या कहा गया प्रश्न नंबर 3 में, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पौधे और जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं। उन्हें क्या कहता है, अनुकूलन। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अनुकूलन। तो ऐसा लक्षण बताओ जो क्या करता है, विशिष्ट लक्षण जो क्या करते हैं उनको उनके स्थान में रहने योग्य बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुकूलन। स्थल पर पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। ये हमने समझा था पहले। इसे क्या कहा जाता है, स्थलीय आवास। वे आवास जिनमें जल में रहने के लिए जंतु और पौधे रहते हैं उसे हम कहते हैं जलीय आवास। जो जल में रहता है जलीय, जो स्थल में रहता है वो स्थलीय आवास, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, मृदा, जल और वायु किसी आवास के, हमने देखा था कि 2 घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो मृदा, जल और वायु आवास के अजैविक घटक हैं। ये कौन से घटक है, अजैव। यहाँ पे देखो आंसर लिखे हैं सब क्वेश्चंस के, अजैव घटक हैं। उसके बाद हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं, कोई भी चेंजेस होता है उसके अकॉर्डिंग हम फटाफट रिएक्शन करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, उद्दीपन। उसे क्या कहा जाता है, उद्दीपन। हम पढ़ चुके हैं इसको अच्छे से। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित सूची में से कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं और कौन सी सजीव वस्तुएं हैं? देखो तो बताइए, पहले हम निर्जीव वस्तुएं देखते हैं। हमें अच्छा निर्जीव वस्तुएं बतानी है। हल, छत्रक, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव, ये सब क्या हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे निर्जीव वस्तुएं। केंचुआ, जलकुंभी, है ना।
और छत्रक कहें तो मशरूम भी बेटा क्या है, सजीव वस्तु ही होते हैं, निर्जीव नहीं होता, फंगस होता है, लेकिन यहाँ लिखा है तो आप ये दोनों में ही लिख सकते हैं ये, ठीक है। ये क्या है, सजीव है, छत्रक क्या है, सजीव है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सजीव। तो निर्जीव कौन कौन से हो गया, देखो निर्जीव हल, सिलाई मशीन, रेडियो और नाव, ये क्या हो जाएंगे, निर्जीव वस्तुएं हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, किसी ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण दो जिसमें सजीवों के 2 लक्षण दिखाई देते हो। ऐसे निर्जीव वस्तु जिसमें सजीवों के लक्षण दिखाई देते हो, जैसे कि कार में गति भी होती है और इसे ईंधन चलाते हैं तो इसमें ऊर्जा भी लगती है ना। तो देखो क्या कहा गया, कार गति कर सकती है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। देखो ये गति वाला आ गया। दूसरा क्या है, सजीवों की तरह कार को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कार की ऊर्जा के लिए ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहा गया है, निम्न में से कौन सी निर्जीव वस्तुएं किसी समय सजीव का अंश थी। देखो क्या कह रहा है भी, ऐसी कौन सी निर्जीव वस्तुएं जो कभी सजीव होती थी, जैसे कि मक्खन, चमड़ा, मृदा, ऊन, बिजली का बल्ब, खाद्य तेल, नमक, सेब और रबड़, जो कभी क्या थी, सजीव थी। जैसे कि सेब कहाँ से निकला, पेड़ से निकला, खाद्य तेल कहाँ से निकला, पेड़ों से निकला। तो ये हमें बताना है कि कौन सी ऐसी वस्तु है जो कभी सजीव का अंश थी। तो आइए करते हैं उनका आंसर। देखो निम्नलिखित निर्जीव वस्तुओं किसी समय सजीव का अंश थी, जैसे कि मक्खन, चमड़ा, ऊन, खाद्य तेल, सेब, रबड़, ये कभी ना कभी पेड़ों से मिले हैं हमको। ये जैसे कि जानवरों से मिला है, चमड़ा भी हमें जानवर से मिला है, ऊन हमें भेड़ से मिली है, खाद्य तेल, सेब, रबड़ हमें पेड़ों से मिला है। तो ये कभी ना कभी सजीवों का अंश थी। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। तो देखो किस तरह से होगा बेटा, जैसे कि मक्खन, मवेशी, गाय, भैंस, बकरी, इससे हमें मक्खन मिला। चमड़ा हमें पशुओं की खाल से मिला। ऊन हमें किससे मिली, भेड़ से मिली। खाद्य तेल पौधों के बीजों से। सेब हमें किससे मिला, पौधे से मिला। रबड़ किससे मिला, पौधे के लैक्टस से, मतलब पौधों का ही भाग है। तो ये सब हमें क्या मिला, कहीं ना कहीं किसी सजीव वस्तुओं से मिला है, तो वही हमें बताना था। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 7। देखो प्रश्न नंबर 7 में क्या कहा गया है कि सजीवों के विशिष्ट लक्षण को सूचीबद्ध कीजिए। बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, भोजन की आवश्यकता होती है, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया करते हैं, प्रजनन करते हैं, वृद्धि करते हैं और गति करते हैं। तो इसको अच्छे से हम समझ चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहा गया है। घास के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति क्यों आवश्यक है। वो क्या करते हैं, तीव्र गति करते हैं ना। घास में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाने के लिए तीव्र गति की क्यों आवश्यकता, मतलब तेज भागने की क्यों आवश्यकता है। संकेत, घास तलों में छिपने के लिए वृक्षों की संख्या बहुत कम होती है। वहाँ पे क्या है, घासतलों में छिपने के लिए जो वृक्ष है उनकी संख्या क्या है, कम है। अब आंसर देखो क्या है, घास स्थल आवास में छिपने में वृक्षों की संख्या बहुत कम होती है। इसका आंसर हम देखते हैं आगे। देखो क्या आंसर होगा, शिकारी जंतु जैसे कि शेर, बाघ आदि दूसरे जंतुओं का शिकार करते हैं। शिकारी जंतु घास में बड़ी आसानी से अपने शिकार की खोज कर लेते हैं, इसीलिए अपना अस्तित्व बचाने के लिए मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं की तीव्र गति की आवश्यकता होती है। कमजोर जंतु अपनी तीव्र गति की वजह से शक्तिशाली जंतु का शिकार नहीं बनता है और वह भाग जाता है। देखो घास से मैदान में क्या है, सिर्फ घास ही घास होती है, तो छुपने की जगह होती नहीं है। तो यहाँ पे जो हिरण हो गया, ये इस तरह के जीव क्या होंगे, उनमें भागने की क्षमता ज़्यादा होगी, जिससे कि क्या होगा, अगर कोई शिकारी आ गया तो वो फटाफट भाग जाएगा अपनी स्पीड तेज करके। अगर सोचो धीरे धीरे भागेगा तो शेर पकड़ के उसको कभी भी खा सकता ना। इसीलिए इनमें क्या होता है कि भागने की इनमें तीव्र गति इनमें पाई जाती है। तो बेटा आज चैप्टर कंप्लीट होता है, क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी के हमने कर लिए हैं। तो अपने चैप्टर कंप्लीट कीजिए, उसको अच्छे से समझिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।